आप सबको मेरा नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें हम लोग ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में बताएंगे। ब्रेस्ट क्रॉल ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी और ब्रेस्ट क्रॉल ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, जब भी जो सर्जरी होती है ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन से बच्चा लिया जाता है तो वो टाइम पे भी हम लोग ब्रेस्ट क्रॉल करा सकते हैं। तो ये 4 ट्यूटोरियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट क्रॉल नॉर्मल डिलीवरी में आपको इंसिस्ट करना है कि हर बच्चे को ब्रेस्ट क्रॉल कराए। जैसे बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत ही अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा स्वस्थ है, तो उसको तुरंत ही माँ के पेट पे रखना है। पूरा उसका प्रोसीजर है, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में दिखाया है, आप देखेंगे। जितना बच्चा तुरंत ही माँ का दूध पिएगा उतना वो बच्चा सीखेगा कैसे दूध पीना है, कैसे मुंह खोलना है, कैसे स्तन को चूसना है। वो पूरा जितना जल्दी हम लोग स्तन पे रखेंगे उतना बच्चा जल्दी सीखेगा। दूसरा है, जैसे वो बच्चा दूध पीना चालू करेगा माँ को ज़्यादा दूध आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी आप बच्चे को स्तन पे रखेंगे माँ का दूध बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बहुत सारे फ़ायदे हैं कि तुरंत माँ को जो पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, जब भी बहुत खून जाता है, वो भी कम जाएगा। ठीक है, माँ के तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो ये इन्फेक्शन, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा, तो इन्फेक्शन कम होंगे उसको। तुरंत ही उसकी जो प्रक्रिया है, जो दूध पीना और उसका जो मल निकलना वो भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सिजेरियन सेक्शन में भी आप डॉक्टर को पहले से बता सकते हैं कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट क्रॉल कराना है। ये तीनों ट्यूटोरियल में हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि बच्चे को मतलब ऐसे सीधे ना रखते हुए उसको साइड में रख सकते हैं। ठीक है, और साइड में मतलब पैर एक बाजू आएगा और सिर दूसरे स्तन पे आएगा। बच्चा ऊपर से भी आ सकता है, तो नर्स उसको ऊपर से भी दूध पिला सकती है, मतलब ऊपर से पैर कंधे के ऊपर और सिर स्तन के ऊपर। तो वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है ये ट्यूटोरियल, और आपको बहुत एक्चुअली नया जानने को मिलेगा। और 4 ट्यूटोरियल जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट क्रॉल ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, और ब्रेस्ट क्रॉल 3 ट्यूटोरियल है वो सिजेरियन सेक्शन के ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, धन्यवाद। ब्रेस्ट क्रॉल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या है, इसे करने का पूरा तरीका और ये क्यों जरूरी है। आइए पहले हम समझेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या है। जब शिशु पैदा होता है तो वह प्राकृतिक रूप से स्तनपान करना जानता है। प्रसव के तुरंत बाद माँ के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर रखे जाने पर शिशु खुद ही माँ का स्तन ढूंढकर स्तनपान शुरू कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। ध्यान दें कि 9 महीने कोख में पूरे किए हुए शिशु जो सामान्य तरीके से या ऑपरेशन से हुए हों, उनको भी ब्रेस्ट क्रॉल कराया जा सकता है, और जो पैदा होते ही काफी रोए हों। असंतुलित शिशु जिनका जन्म पर कम वजन हो, उन्हें ये नहीं करवाते, क्योंकि उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, जैसे सांस फूलना। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट क्रॉल करने के तरीके की और ये करना क्यों जरूरी है। पहले ये पक्का कर लें कि प्रसव के कमरे का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अगला, शिशु को उसके माँ के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर रखकर साफ करें। शिशु के हाथों के अलावा उसका पूरा शरीर साफ करें। याद रखें कि शिशु के हाथ गीले रहने दें। साफ करते हुए उसके शरीर की सफेद परत न उतारें। ये शिशु को ठंडे वातावरण से बचाता है। शिशु को साफ करने के बाद वो गीला कपड़ा हटा दें।
शिशु को सुखाने के बाद स्वास्थ्य सेविका को धड़कन वाली नाल महसूस करनी चाहिए। जैसे ही धड़कन बंद हो जाए उसे काट देना चाहिए। अब फिर से शिशु को माँ के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर इस तरह रखें कि उसका पेट माँ के पेट को छुए। उसका सर माँ के बिना धुले स्तनों के बीच में रखा जाना चाहिए और उसका मुंह माँ के स्तनों के नीचे होना चाहिए। अब शिशु ब्रेस्ट क्रॉल के लिए सही स्थिति में है। क्योंकि आगे बढ़ना बहुत प्राकृतिक है, इसीलिए वो आसानी से माँ के स्तनों तक रेंग कर पहुंच सकती है। अगला, शिशु और माँ को गर्म रखने के लिए उनको एक साफ सूखा कपड़ा ओढ़ाएं और शिशु को टोपी पहनाएं। ध्यान दें कि आगे के चित्रों में टोपी और कपड़ा नहीं दिखाया जाएगा, ताकि ब्रेस्ट क्रॉल के दौरान शिशु की स्थिति साफ दिखाई दे। शिशु को कपड़ा ओढ़ाने के बाद माँ को अपने हाथ से शिशु की पीठ को सहारा देने को कहें। अब बात करेंगे शिशु के ब्रेस्ट क्रॉल करने की काबिलियत की। जन्म के बाद शिशु बहुत सतर्क और स्तनपान करना जानती है। अपने साफ न किए हुए हाथों की महक सूंघकर उसका थूक निकलता है और आंखों की कमजोर नजर से भी वह अपनी मां का चेहरा और एरियोला देख पाती है। एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग होता है। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके शिशु आगे बढ़ती है और रेंगते हुए मां के स्तनों तक पहुंचती है। कुछ शिशु तुरंत रेंगने लगते हैं और कुछ को समय लगता है। स्तन तक पहुंचने के बाद शिशु उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे में शिशु और उसकी मां को अकेला छोड़ दें जब तक वो पहला स्तनपान शुरू नहीं करती। स्वास्थ्य सेविका और मां दोनों को धीरज रखना चाहिए। शिशु को 30 से 60 मिनट भी लग सकते हैं मां के स्तन तक पहुंचकर पहला स्तनपान शुरू करने के लिए। स्तनपान शुरू करने के लिए शिशु अपना मुंह बड़ा सा खोलेगी और स्तन से गहराई से जुड़ेगी। स्तनपान के बाद लगभग 1 घंटे के लिए शिशु को उसी स्थिति में रहने दें। इससे मां और शिशु का बंधन और गहरा होगा। पर अगर मां ने कुछ दवाई ली है तो इसके बारे में डॉक्टर की सलाह लें। यह भी हो सकता है कि मां को प्रसव कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना पड़े। ऐसे में कमरा बदलने के बाद शिशु को तुरंत मां के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर रखें, जैसे कि पहले बताया गया है। अब बात करेंगे ऑपरेशन से हुए शिशुओं के लिए ब्रेस्ट क्रॉल की। ये करने के लिए शिशु को मां के पेट पर रखने के बजाय मां के सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि शिशु की टांगें मां के सर की तरफ हों। शिशु का सीना और पेट मां के कंधे पर और उसका मुंह मां के स्तन पर होना चाहिए। ऑपरेशन वाले कमरे में ही शिशु को जितनी देर हो सके स्तन को चूसने दें। याद रखें, प्रसव के तुरंत बाद किसी भी देखभाल से ज्यादा जरूरी है कि दोनों के बिना कपड़े ओढ़े हुए शरीर एक साथ रखे जाएं। ब्रेस्ट क्रॉल होने के बाद ही जन्म के बाद वाली नवजात देखभाल देनी चाहिए। अब बात करेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है। ब्रेस्ट क्रॉल करके शिशु को मां का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो मिलता है। वो पीला और गाढ़ा होता है। ध्यान दें कि प्रसव के बाद कोलोस्ट्रम की मात्रा शिशु के हर स्तनपान के बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले दिन शिशु 5 मिलीलीटर पिएगा, दूसरे दिन 10 मिलीलीटर पिएगा और तीसरे दिन 25 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर चौथे दिन और 55 मिलीलीटर 5वें दिन। ऐसा हर स्तन से
हर बार स्तनपान के दौरान होगा। इतना नवजात शिशु के लिए काफी है। इसलिए शिशु को कोलोस्ट्रम के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए पहला टीका है। उसमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रोटीन होता है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। जन्म के बाद शिशु को ताकत पहली बार इसी से मिलती है। कोलेस्ट्रम शिशु के खून में ग्लूकोज को कम होने से बचाता है और शरीर की बाकी प्रक्रिया बनाए रखता है और एक स्वस्थ दिमाग भी बनाता है। ये शिशु को उसका पहला मल निकालने में मदद करता है। ब्रेस्ट क्रॉल में शिशु गर्म रहता है क्योंकि वह अपने माँ के बिना कपड़े ओढ़े हुए शरीर के साथ होता है। वो खुद ब खुद माँ के स्तन से गहराई से जुड़ना सीखता है। ब्रेस्ट क्रॉल से माँ के स्वस्थ बैक्टीरिया शिशु को मिलते हैं और ये बैक्टीरिया शिशु के आंतों में जाकर इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जिससे कि शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ब्रेस्ट क्रॉल से शिशु को माँ का प्यार और सुरक्षा मिलती है, जिससे दोनों में बंधन गहरा होता है। ब्रेस्ट क्रॉल से माँ को भी फायदा होता है। शिशु के पैरों के जोर की वजह से माँ के कोख पर दबाव पड़ता है। ये दबाव गर्भाशय को सिकोड़ता है और गर्भनाल को निकालने में मदद करता है। स्तनपान शुरू होते ही माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने लगती है। बढ़े हुए ऑक्सीटोसिन की वजह से भी गर्भनाल के निकलने में मदद मिलती है। ब्रेस्ट क्रॉल खून के बहाव को कम करके माँ को अनीमिया से बचाता है। अनीमिया ऐसी अवस्था है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। इससे माँ को थकान और कमजोरी होती है। इसीलिए ब्रेस्ट क्रॉल प्राकृतिक रूप से माँ और शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्रेस्ट क्रॉल का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद स्तनपान की तैयारी पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क कराने के फायदे और ऑपरेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की तैयारी। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा। त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा। चलिए शुरू करें। ऑपरेशन वाले कमरे में जल्द से जल्द माँ और नवजात शिशु के लिए STS जरूरी है। यह ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के तुरंत बाद के समय में उन्हें बहुत फायदा दे सकता है। यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ी लंबी या फिर छोटी बीमारियों में गहरा असर करता है। यह स्तनपान को आसान बनाता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माएँ अपने नवजात शिशु पर ज्यादा ध्यान देती हैं। शिशु पर यह ध्यान देने से माँ को दर्द कम महसूस होता है। जब वे दर्द कम महसूस करती हैं, तो उसकी चिंता भी कम हो जाती है। यह माँ और शिशु की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। यह दोनों के हृदय गति को भी सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माँ और शिशु एक दूसरे को गर्म रखते हैं। इससे दोनों के शरीर का सही तापमान बना रहता है। इसलिए प्रसव के तुरंत बाद ऑपरेशन वाले कमरे में ही STS किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि अस्पताल के कर्मचारी इस प्रक्रिया के साथ सहज हों। इसके लिए पूरी और सही तैयारी जरूरी है। इसकी तैयारी सिजेरियन प्रसव से पहले और प्रसव के समय की जानी चाहिए।
इसमें वे सब लोग आते हैं जो नवजात की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें माँ और उसके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्स और ऑपरेशन वाले कमरे के कर्मचारी भी। इन सबको ऑपरेशन वाले कमरे में ही STS करने की वजह अच्छी तरह समझा देनी चाहिए। उन्हें समझाएं कि माँ और नवजात शिशु को किस तरह फायदा होगा। सबको ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू करने के बारे में फिक्र हो सकती है। उनकी फिक्र कम करने के लिए उन्हें माँ और शिशु की सुरक्षा का आश्वासन दें। माँ और शिशु की सुरक्षा और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑपरेशन वाले कमरे में होने वाली चिंताओं को शांति और स्पष्ट रूप से निपटाया जाना चाहिए। ऑपरेशन के समय डॉक्टरों को माँ से जुड़ी कुछ भी आपात स्थिति महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क पूरा नहीं हो पाता। नवजात को उचित वातावरण में जरूरत के मुताबिक देखभाल के लिए ले जाया जाएगा। प्रसव से पहले ऑपरेशन वाले कमरे में मदद के लिए एक नर्स को रखना चाहिए। उसे माँ को अपना परिचय देना चाहिए। उसे पक्का करना होगा कि माँ ऑपरेशन वाले कमरे में STS करना चाहती है। अब प्रसव से पहले OR में होने वाले सभी कामों के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन वाले कमरे में माँ की बाहों को हाथ के बोर्ड से बांधा जा सकता है। IV लाइन वाले हाथ के बोर्ड पर बाएं बाजू को बांधना बेहतर रहता है। रक्तचाप कफ वाला दूसरा बोर्ड दाहिने बाजू से बांधा जाता है। उस समय वहां मौजूद नर्स मदद करेंगी। उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या दाहिने हाथ को STS के लिए छोड़ा जा सकता है, और माँ को बताना चाहिए कि उस हाथ का इस्तेमाल शिशु को STS के लिए पकड़ने के लिए किया जाएगा। छोड़े हुए हाथ को रक्तचाप मापने के लिए हर कुछ मिनटों में सीधा किया जाएगा। नर्स को कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना चाहिए। यह तापमान शिशु के आने के लिए सही होता है। नर्स को यह पक्का करना चाहिए कि माँ ने ब्रा नहीं पहनी है। माँ की मैक्सी सामने से खुली होनी चाहिए। इससे शिशु को माँ की छाती पर रखने के लिए छाती से मैक्सी हटाने में आसानी होगी। नर्स को माँ की नसों में लगी इंजेक्शन की ट्यूबों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसे शिशु को रखते समय उन इंजेक्शन की ट्यूब से बचने में मदद मिलेगी। अंत में उसे एक डायपर या लंगोट, गर्म तौलिए और कंबल तैयार रखने चाहिए। इनका उपयोग वह शिशु को सुखाने और ढकने के लिए करेगी। ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर्क की तैयारी अब पूरी हो गई है। ऑपरेशन वाले कमरे में STS कैसे शुरू करें, इसके बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। C सेक्शन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की प्रक्रिया पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे C सेक्शन प्रसव के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क किस तरह करें। त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय शिशु की देखभाल के लिए कुछ बातें। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन के कमरे को OR कहा जाएगा। त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा। चलिए शुरू करें।
ऑपरेशन के कमरे में जल्दी से जल्दी एसटीएस करना माँ और नवजात शिशु के लिए जरूरी है। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में इसके फायदे बताए गए हैं। प्रसव से पहले इसकी तैयारी पर भी उसी ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर उस ट्यूटोरियल को देखें। अब ऑपरेशन के कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर्क की प्रक्रिया पर बात करते हैं। इस वक्त शिशु जन्म ले चुका है। गर्भनाल को दबा दिया जाता और काटा जाता है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब डॉक्टर से नर्स को शिशु ले लेना चाहिए। उसे पक्का करना चाहिए कि शिशु स्वस्थ है और रो रहा है। फिर उसे शिशु को जल्दी से पोंछकर सुखाना चाहिए। उसे ऑपरेशन वाले कमरे के सूखे, साफ, हल्के गर्म तौलिए में शिशु को लपेटना चाहिए। उसे शिशु के मां के पास ले जाना चाहिए। उसे शिशु और मां के गालों को कम से कम 30 सेकंड तक आपस में छूने देना चाहिए। यदि मां शिशु को चूमना या पकड़ना चाहती है तो नर्स को उसकी सहायता करनी चाहिए। मां की सहायता करने से पहले नर्स को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसे ऑपरेशन के डॉक्टर को एसटीएस शुरू करने की तैयारी के बारे में सूचित करना चाहिए। अब उसे अपने दोनों हाथों से शिशु को मां के सीने पर रखना चाहिए। शिशु का सिर मां की गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। शिशु का सिर और चेहरा मां के किसी भी स्तन को छूने देना चाहिए। फिर शिशु की छाती, पेट और पैरों को सही तरीके से रखें। उसे मां की छाती के निचली तरफ और पेट के ऊपरी भाग पर आराम करना चाहिए। ऑपरेशन के कमरे में एसटीएस के लिए यह पहली या लंबवत स्थिति है। इस तरीके से मां नवजात को आसानी से पकड़ सकती है। शिशु को दूसरी तरह भी रखा जा सकता है, जिसे क्षैतिज स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर के ऑपरेशन करने वाली जगह में कम अड़चन होती है। शिशु का सिर एक स्तन पर रखना चाहिए। उसके पेट और पैरों को आराम से दूसरे स्तन पर रखना चाहिए। नर्स को शिशु को उसी तौलिए से ढकना चाहिए जिसमें वह लिपटा हुआ था। शिशु के लिए डायपर का इस्तेमाल करना आपकी मर्जी है। इससे शिशु का पहला मल मां पर नहीं लगेगा। ऑपरेशन के कमरे में इसे साफ करना मुश्किल है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के दौरान शिशु को गर्म रखने के लिए टोपी की जरूरत नहीं होती। इससे कई शिशु परेशान हो जाते हैं। यह शिशु के स्तन के चूसने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। इसे बाद में अस्पताल की बाकी प्रक्रियाओं के दौरान शिशु पर लगाया जा सकता है। उसमें वजन तोलना शामिल है, विटामिन के इंजेक्शन और पैरों के निशान लगाना भी। शिशु के लिए एक परेशानी गर्भनाल दबाना है। परंपरागत रूप से गर्भनाल को उसके आधार से कम 3 से 5 सेंटीमीटर काटा जाता है। फिर उसे एक धागे से बांधा जाता है या क्लैंप से दबाया जाता है। सख्त प्लास्टिक गर्भनाल क्लैंप शिशु की नाभि के बहुत करीब होता है। यह एसटीएस के समय शिशु और मां के शरीर के बीच में आता है। शिशु एसटीएस के समय अपने शरीर को उठाता है ताकि
क्लैंप पर दबाव ना डले। इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। गर्भनाल को 8 से 10 इंच लंबा काटकर क्लैंप किया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्लैंप सीधे शिशु और मां के बीच नहीं आएगा। पहले स्तनपान के बाद किसी भी समय गर्भनाल को फिर से क्लैंप करके थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। यह शिशु के पहली बार नहलाते समय भी किया जा सकता है। शुरुआती एसटीएस के समय शिशु के मुंह या नाक का नियमित चूषण न करें। यह अक्सर शिशु के मुंह के लिए बुरी तकलीफ होती है। यह शिशु को परेशान कर सकता है। यह उसकी हृदय गति और लय में भी बाधा डाल सकता है। ज्यादातर शिशु बिना किसी परेशानी के अपने बलगम को साफ कर लेते हैं। अगर शिशु को बलगम साफ करने में मुश्किल हो रही है तो डॉक्टर से मिले। नर्स को मां की छाती पर रखे हुए शिशु को आंखों से निरीक्षण करना चाहिए। ऑपरेशन पूरा होने तक यह निगरानी जारी रहनी चाहिए। उसे लगातार शिशु के सिर की स्थिति को देखते रहना चाहिए। शिशु के नथुने हमेशा दिखाई देने चाहिए। शिशु का तापमान, रक्त संचार, सांस और रंग सब सही रहना चाहिए। शिशु को मां की छाती से गर्दन की ओर नहीं खिसकना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो नर्स को धीरे से शिशु की स्थिति बदलनी चाहिए। स्थिति बदलते समय शिशु को मां की त्वचा से नहीं उठाना चाहिए। ऑपरेशन के कमरे में शिशु रेंग कर आगे बढ़ सकता है। वह गलत तरीके से हिल भी सकता है और चूसने के लिए स्तन को ढूंढ सकता है। ऐसे में नर्स शिशु के पैरों या जांघ को धीरे से पकड़ सकती है। इससे शिशु मां की छाती पर ही रहेगा। ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी एसटीएस जारी रखना जरूरी है। इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में इस पर विस्तार से बताया गया है। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑपरेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को जारी रखे जाने के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑपरेशन पूरा होने के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क जारी रखने के तरीके। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा। त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा। चलिए शुरू करें। ऑपरेशन वाले कमरे में सबसे पहले माँ और नवजात शिशु के लिए STS जरूरी है। एक अन्य ट्यूटोरियल में इसके फायदे और तरीकों के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद STS कैसे किया जाए। अब इस स्तर पर जीवाणु रहित कपड़ा हटा दिया गया है। माँ अब स्ट्रेचर पर लेटने के लिए तैयार है। उसे स्ट्रेचर पर रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा। माँ को स्ट्रेचर पर लिटाने से पहले शिशु की स्थिति को दोबारा ठीक करनी चाहिए। नर्स को धीरे धीरे शिशु के पैरों को हिलाकर सीधी स्थिति में रखना चाहिए। शिशु का सर माँ के स्तनों के बीच में होना चाहिए। माँ शिशु के ऊपर अपनी बाहें रख सकती है।
नर्स अपने हाथों को माँ के हाथों के ऊपर रख सकती है। ऐसा करने से जब माँ को स्ट्रेचर पर डाला जाएगा तब शिशु सुरक्षित रहेगा। अब उसे स्ट्रेचर पर सरकाया जा सकता है। यह एक आसान प्रक्रिया है। स्ट्रेचर बदलते समय शिशु को कभी भी माँ के सीने से अलग नहीं करना चाहिए। वह रिकवरी रूम तक उसी स्थिति में जा सकती है ताकि शिशु अपने पहले स्तनपान के लिए 9 चरणों से गुजर सकता है। जन्म के बाद शिशु के 9 प्राकृतिक व्यवहार होते हैं। पहला चरण, जन्म के एकदम बाद शिशु रोता है। दूसरा चरण, जब शिशु बहुत शांत रहकर आराम करता है। तीसरा चरण है जागना, जो शिशु अपने सर को हल्का हल्का घुमाकर शुरू करता है। शिशु अपनी आंखें खोलता है और मुंह हिलाता है। चौथे चरण में शिशु अपनी आंखें पूरी खोलता है। वह अपने खुले मुंह और होंठों से माँ की छाती को छूता है। फिर वह अपना मुंह खोलकर चूसने की इच्छा दिखाता है। वह अपना मुंह माँ के स्तन की तरफ करता है। पांचवें चरण में शिशु तब तक आराम करता है जब तक कि वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार ना हो जाए। छठे चरण में शिशु माँ के स्तन तक रेंग कर पहुंचने की कोशिश करता है। स्तन तक पहुंचने के बाद वो छूकर महसूस करना शुरू करता है, जो 7वां चरण है। इसमें शिशु स्तन और निप्पल को चूसता, छूता और दबाता है। फिर शिशु स्तन से गहरे से जुड़ता है। अब 8वां चरण शुरू होता है, जिसे चूसना कहते हैं। आखिर में 9वीं प्राकृतिक अवस्था है सो जाना। शिशु को कभी भी माँ के सीने से नहीं उठाना चाहिए। पैदा होते ही एकदम से कम 1 घंटा STS होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा माँ और शिशु को जरूर देना चाहिए, वरना शिशु परेशान हो सकता है और अपना ध्यान खो सकता है। यह जन्म के बाद शिशु के शरीर की अनुकूलन क्षमता में बाधा बनता है, क्योंकि जन्म से पहले शिशु गर्भ में सुरक्षित, शांत व गर्म वातावरण में था। उसके शरीर को गर्भ के बाहर एक रोशनी वाला, शोरगुल और ठंडे जीवन के अनुकूल होना पड़ता है। जब शिशु की स्थिति को फिर से बदला जाता है तो 9 चरणों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। शिशु को एक बार फिर से सभी चरणों से गुजरना होगा, पर ये सब दूसरी बार जल्दी से हो जाएगा और इससे स्तनपान में देरी होगी। पैदा होने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद नवजात शिशु गहरी नींद में सो जाता है, जबकि शिशु का सोना 9 प्राकृतिक चरणों में से आखिरी है। शिशु के सोने से पहले 8 प्राकृतिक चरण पूरे होने चाहिए। यदि उसे कई बार टोका जाए तो हो सकता है कि शिशु उन्हें पूरा ना कर पाए। सोने से पहले शिशु को चूसने का अनुभव नहीं मिलेगा। जागने के कई घंटों के बाद ही वह चूस पाएगा। शिशु के जागने के बाद उसे फिर से त्वचा के संपर्क में रखना चाहिए। शिशु फिर से सभी 9 चरणों से गुजरेगा।
वह स्तन को ढूंढकर उससे गहराई से जुड़ेगा। यह स्वाभाविक तरीका जन्म के पहले 4 से 6 महीनों के लिए रहता है। शिशु के ऐसा करने को हमें बढ़ावा देना चाहिए, खासकर जन्म के शुरुआती दिनों में। इससे माँ को दूध पिलाने और शिशु को पीने की आदत बनने में मदद मिलेगी। पहले कुछ दिनों में सफल स्तनपान के लिए सिर्फ STS सही होता है। यह तरीका शिशु के दूध पीने के स्वाभाविक व्यवहार को सक्रिय करेगा। इससे शिशु स्तन से गहराई से जुड़ना जल्दी से सीखेगा। बाद में शिशु STS के बिना ही हर बार स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।